नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास पॉलिटिकल शो सियासी दंगल में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। हर शुक्रवार को आपसे मुलाकात होती है, चर्चा होती है इस हफ्ते के जो ज्वलंत पॉलिटिकल मुद्दा है उस पर। तो आज जो मुद्दा हमने चुना है वो है कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर, खासकर हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा में बहुत लंबे समय से पार्टी के पास संगठन नहीं है। हाल ही में कांग्रेस का 2 दिन का जो अधिवेशन हुआ गुजरात में, अहमदाबाद में, वहां पर चर्चा हुई कि जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही और उनकी पावर उसको पहले से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई। उसके बाद ये चर्चा हरियाणा में तेज हो गई है कि भाई हरियाणा में अब कांग्रेस का संगठन कब खड़ा होगा। और जब जिला अध्यक्षों को इतनी पावर देने की बात की जा रही है तो फिर ये साफ हो गया कि जिला अध्यक्ष बनने के लिए अब तगड़ी मारामारी होगी। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष का जो पद है हरियाणा में वो भी खाली है, उस पर भी नियुक्ति होनी है। तो इन दोनों मुद्दों को साथ जोड़कर बात करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर। अजयदीप लाठर बेबाकी से अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और कई बार वो बड़े बड़े खुलासे कर चुके हैं सरकार की। उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर एक तरीके से नींद उड़ाई है और कांग्रेस पर भी काफी कुछ बोलते लिखते रहते हैं। लाठर साहब, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। जी धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद। तो आप देख ही रहे थे लाठर साहब कि गुजरात में जो हुआ अधिवेशन में और चर्चा हुई कि जिला अध्यक्षों को ताकत देंगे, उनकी जवाबदेही बढ़ाई जाएगी, टिकट बंटवारे में उनका से होगा। लेकिन हरियाणा में तो जिला अध्यक्ष ही नहीं है। राहुल जी, इस गुजरात अधिवेशन से पहले राहुल हम्म। गांधी ने, कांग्रेस ने दिल्ली में देश के अपने जिला अध्यक्षों की मीटिंग ली थी। 3 दिन कार्यक्रम चले थे। तो जी। उस समय जब हमें पता लगा कि दिल्ली में जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की बात कांग्रेस कर रही है, तो हम लोग खुद उस फैसले से चौंके थे कि हरियाणा से शिरकत कौन करेगा, क्योंकि हम्म। हरियाणा में तो जिला अध्यक्ष है ही नहीं। और जी। नतीजा वही हुआ। 3 दिन की मीटिंग में हरियाणा से, क्योंकि यहाँ जिला अध्यक्ष नहीं थे, तो यहाँ से कोई उस मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया, कोई गया भी नहीं। अब जब हम्म। बात आई गुजरात में भी सेम वही चीज, हम जिला अध्यक्ष को मजबूत करेंगे। अरे पहले आप हरियाणा में जिला अध्यक्ष तो बनाइए। आपकी पार्टी में यहाँ इस कदर गुटबाजी है कि हम्म। पिछले लगभग 12 साल से जिला अध्यक्ष बन ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ आपके 3-4 प्रदेश अध्यक्ष आप बदल चुके हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष तो हम्म। एक बार भी नहीं बने हैं। हम्म। कहीं कहीं पूरी स्टेट में मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र संगठन के मामले में अगर हम पिछड़ी हुई पार्टी कहें तो कांग्रेस को कह सकते हैं। और शायद उसके जिला अध्यक्ष ना होना ही हम्म। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बहुमत से पीछे रुकने का एक बड़ा कारण था। क्योंकि हम्म। जब जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है, ठीक ठीक है, आपने टिकट दे के भेज दिया, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी की तय है ही नहीं। कौन हम्म। जिला अध्यक्ष, कौन ब्लॉक अध्यक्ष, कौन बूथ अध्यक्ष, मतलब आपके पास संगठन के नाम पे है क्या हरियाणा में? ये तो हम्म। हरियाणा की जनता ने, जो कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, उसने आपको हम्म। 37 सीट दी है आपकी झोली में। जी। लेकिन हम्म। लेकिन संगठन के नाम पे आपके पास तो कुछ था ही नहीं। हम्म। अच्छा, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं लाठर साहब, वो जब उनसे संगठन की बात की जाती तो अब तो वो भले इस चीज को स्वीकारने लग गए कि हाँ संगठन की कमी रही और चुनाव में नुकसान हुआ। लेकिन जब लोकसभा में 5 सीटें जीते थे तो वो ये दलील देने लग गए थे कि उस चुनाव में क्या संगठन था, लेकिन हम 5 सीटें जीत कर आए ना, और अब आप देखिए हम विधानसभा में सरकार भी बनाएंगे। तो आपको लगता है कि सीरियस ले रहे हैं क्या कांग्रेस के नेता इस बात को? क्योंकि हरियाणा में तो लगता ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है और 2 सेशन हो चुके हैं, कोई चर्चा नहीं है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है राहुल जी, कि कोई उस चीज को स्टेट बॉडी में तो कोई सीरियस ले नहीं रहा है। हाँ, हम्म। राष्ट्रीय स्तर पे जो कांग्रेस, जो लगातार, जैसे दिल्ली में 3 चुनाव के बाद कांग्रेस जीरो है, अपना खाता नहीं खोल पाई है, या बाकी स्टेट में धीरे धीरे कांग्रेस के अच्छे राज्य गए हैं, तो वो जो हम्म। एक चिंता का विषय केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो चिंता का विषय है कि कांग्रेस का खोया हुआ वजूद, खोया हुआ वोटर, वो कैसे उसके साथ जोड़े, वो भले ही चिंतित है। लेकिन हरियाणा को लेके शायद अभी उतनी गहराई वाली चीजें सामने नहीं आई है। अब विपक्ष के नेता वाली बात जो आपने कही, ठीक है, आपने विपक्ष का नेता नहीं बनाया है,
लेकिन एक कोई आदमी, आपकी पार्टी के कोई नेता, विपक्ष का नेता अपने आप को बनवाने के लिए लालायित है, या वो खुद के लिए लॉबिंग की कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने आज तक, वो विपक्ष के नेता वाली ना तो सरकारी कोठी खाली की है, ना वो सरकारी जो सुविधाएं, जो सरकारी अमला उनके साथ चलता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर का रैंक होता है, ना वो सुविधाएं उन्होंने छोड़ी है। तो ये जो चीजें है ना, कि किसी दूसरे को आगे ना बढ़ने देना, या मतलब पार्टी में महत्वपूर्ण पद अगर वो प्रदेश अध्यक्ष का है या विपक्ष के नेता का है, तो उन पे कुंडली मार के बैठ जाना, मतलब ये कहीं ना कहीं वो उनके, हो सकता है उससे उनका व्यक्तिगत फायदा जरूर हो, लेकिन इन चीजों से पार्टी को नुकसान होता है। कोई भी पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व के साथ चलती है, उसमें सभी की भागीदारी है, तमाम जो जातीय समीकरण है उन सभी को उसमें तवज्जो मिले। तमाम जो जैसे हरियाणा को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, पूर्व हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, तो उन उन जो 4 हिस्से, जो हम छोटा सा हरियाणा, उसके हम 4 हिस्से करते हैं, तो उन चारों हिस्सों की, यानी कि उन तमाम 22 जिलों की भागीदारी हो उस संगठन में, मतलब तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप सत्ता तक जाएंगे। जिस प्रदेश की जनता आपकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सरकार के लिए मतलब बहुमत देने को तैयार बैठी थी, और वहां आपकी गलतियों से आपको बहुमत नहीं मिला, उसमें जनता की गलतियां नहीं थी, जनता ने तो आपको 37 तक पहुंचा दिया। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप बगैर संगठन 37 तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके पास संगठन होता तो ये 37 की बजाय ये अंक है ना, आगे और पीछे भी हो सकते थे, 73 हो सकते थे, 37 की बजाय। वही अंकों का अंक वही है, लेकिन वो बदल सकते थे, वो आंकड़ा चेंज हो सकता था। अच्छा, लाटर साहब, आप बात कर रहे हो संगठन की, और लगातार कांग्रेस हाईकमान भी चिंतित दिख रहा है इस बात को लेकर। लेकिन हरियाणा जैसा राज्य, जहां पर हमने कांग्रेस का इतिहास देखा है कि अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग नेताओं के, 4 आदमी उसके हैं, 5 उसके हैं, इस तरह का एक माहौल रहा है हमेशा से पार्टी में। तो वहां पर जब उनसे संगठन की बात की गई तो लगता था कि भाई ये जो इन्होंने अपने अपने संगठन बना रखे हैं ना, कहीं टीम दीपेंद्र है जी, कहीं शैलजा संघ हरियाणा है, कहीं बीरेंद्र सिंह के साथी हैं जी। तो आपको लगता है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जिला अध्यक्षों को इतना ताकतवर हरियाणा में, क्या ये संभव है? देखिए, संभव बिल्कुल है। ये वही हरियाणा है जहां 2005 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो उसको हरियाणा के लोगों ने 67 सीटें दी थी। उस समय कांग्रेस ने एक प्रयोग किया था, चौधरी भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें गैर जाट का एक बड़ा चेहरा माना जाता था। लेकिन उस समय एकदम एक युवा नेतृत्व के तौर पर रणदीप सुरजेवाला तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, यानी एक समायोजन किया था, एक जाट और गैर जाट का एक समायोजन नजर आया था। और यहां तक कि उस विधानसभा चुनाव में, 2005 के विधानसभा चुनाव में, सोनिया गांधी बहुत सक्रिय राजनीति करती थी। वो हरियाणा में जब आई थी, उन्होंने रैलियां की थी, तो उन्होंने ये इस तरीके से पिन आउट नहीं किया कि वो केवल गैर जाट के इलाकों में जाएंगे या सिर्फ जाट के इलाकों में जाएंगे। उन्होंने उन रैलियों का जो उनका जो रूट मैप बना था, वो भी बिल्कुल एकदम उसी तरीके से उन्होंने किया था कि मैं किसी भी वर्ग को ना छोड़ूं। उन तमाम कास्ट समीकरण, और हरियाणा का जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो मैंने 4 हिस्से बताए, उसमें वो हर जगह जाएं, वहां के वोटर को वो नोक करें कि आप आइए, हमें वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमें सत्ता तक पहुंचाइए। और उसी का नतीजा था कि कांग्रेस 67 सीटों के साथ एक, ये ह्यूज मेजोरिटी है, बम्पर मेजोरिटी थी जो जी। उसने हासिल की थी। तो वही वही चीज, जब तक संगठन नहीं होगा, आप सत्ता के नजदीक तो जा सकते हैं, जनता आपको नजदीक पहुंचा सकती है, लेकिन उसको जीत में बदलना आपके संगठन का काम है। आपके संगठन की मेहनत जब तक नहीं लगेगी, दोनों चीजें बराबर चलेंगी। एक नदी के दो किनारे हैं, संगठन और एक जनता का प्यार। संगठन अगर एक्टिव नहीं होगा तो अकेली जनता आपको बहुमत तक नहीं पहुंचा सकती। अगर आपका जनता साथ नहीं होगी तो अकेला संगठन भी नहीं पहुंचा सकता। ये दोनों नदी के किनारे हैं और दोनों बेहद जरूरी। अच्छा, एक जो नेता प्रतिपक्ष की हम बात कर रहे हैं लाटर साहब, हम देख रहे हैं कि एक अघोषित नेता प्रतिपक्ष है
वो जब सदन की कार्रवाई चाहे देख लीजिए, जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते हैं या बात करते हैं, जैसा सरकार उनको ट्रीट कर रही है, मतलब ताज्जुब की बात तो ये भी है ना कि सैनी सरकार भी उनको उसी तरीके से ट्रीट कर रही है, जबकि वो घोषित एलओपी भी नहीं है। आप ना उनसे कोठी आपने खाली कराई, ना आपसे आपने सुख सुविधाएं उनसे ली। बीच में एक बार विपुल गोयल को उनकी कोठी जरूर पसंद आई थी, लेकिन फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो दोस्ती भाईचारा निभाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, शायद शायद प्रदेश की मौजूदा सरकार को ये पता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हुड्डा साहब ही बनेंगे तो उन्हें शायद ज्यादा प्रदेश में सत्ता चलाने में आसानी रहेगी। तो इसीलिए वो शायद यही चाहते हैं कि जो ध्रुवीकरण करने की उन्होंने कोशिश की थी, वो लगातार हुड्डा साहब ही बनेंगे तो ही वो चलता रहेगा। और फिर जो दूसरी चीज है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष चुने तो उस आदमी को चुने जिसके राजनीतिक जीवन पे कोई दाग नहीं है, जिसके ऊपर ना कोई ईडी में मामला दर्ज है अभी तक, ना सीबीआई में मामला दर्ज है, ना ही और कहीं कोई ऐसा संगीन कोई मामला उनके खिलाफ दर्ज हो जिसकी एवज में वो भाजपा या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के किसी दबाव में आए। तो मेरा तो यही मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस ऐसे किसी अपने विधायक को भले ही नेता प्रतिपक्ष बना दे जिसकी छवि जनता में एकदम साफ सुथरी हो, जिसके ऊपर जमीनों के घोटाले का आरोप ना हो, या कोई भ्रष्टाचार में संलिप्तता ना हो, या कोई बिल्डर को फायदा पहुंचाने के आरोप ना हो। देखिए, अगर आप किसी आरोपी को बनाएंगे तो कल को किसी ना किसी सरकारी एजेंसी के मार्फत सत्तारूढ़ पार्टी, जिसकी केंद्र में भी सरकार है प्रदेश में भी सरकार है, वो आपके नेता प्रतिपक्ष को कहीं ना कहीं समझौते के लिए तैयार कर सकती है, एक अंदर खाने उनसे किसी मामले पे सपोर्ट हासिल कर सकती है, उन्हें अंदर अंदरूनी तौर पर अपने साथ विभिन्न ऐसे मौकों पर जब मजबूत विपक्ष की लोगों को जरूरत होती है तो उस समय उन्हें थोड़ा सा दबाने के लिए कोशिश कर सकती है। और यही चीज प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी मेरा यही मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष भी किसी ऐसे नेता को बनाया जाए जो गुटबाजी में नजदीक नजदीक क्या उसका कहीं कोई दूर तक का भी वास्ता ना हो, कि वो मतलब ऐसा हो कि जो तमाम दड़ों को के साथ उनको लेके चल सके। भले ही उसको शुरुआत के 6 महीने 8 महीने दिक्कत आए, अभी चुनाव में समय है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा शख्स बने कि वो उनसे रमने का समय दिया जाए, सेट होने का 6 महीने 8 महीने दिए जाए, और फिर वो सेतु के तौर पे काम करे और सभी दलों को साथ लेके और सच्चे मायनों में हरियाणा में कांग्रेस को आगे बढ़ाने। अच्छा, एक चीज और, आज जो खबरें चली डॉक्टर साहब आपने पढ़ी होंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी करीबी को एलओपी बनाया जा सकता है। उसके पीछे दलील मीडिया में ये दी जा रही है कि राज्यसभा का चुनाव होगा, एक सीट यानी कि दो सीटें खाली हो रही है, एक रामचंद्र जांगड़ा की और एक किरण चौधरी की। तो कहा जा रहा है कि इनमें से एक सीट कांग्रेस की तय मानी जाए क्योंकि उनके पास नंबर है। लेकिन अगर आपने हुड्डा साहब को नाराज कर दिया तो फिर हुड्डा साहब का इतिहास है, उन्होंने तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने जो है उस चुनाव का, जब राज्यसभा चुनाव का जिक्र आता है तो एक चुनाव वो कबूल करते हैं कि उन्होंने कहा था मैं वोट नहीं दूंगा। तो क्या कोई दबाव है क्या, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज नहीं किया जा सकता? कुछ इस तरह की मजबूरी भी है क्या? देखिए, ये मेरा ये मानना है, जिस तरीके से मैं ये छोटी सी मैं एक आपको एक इसी अधिवेशन की एक एपिसोड बताता हूँ कि दिल्ली से कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स एक जहाज में बैठ के गए थे, जबकि हुड्डा साहब उन बड़े लीडर के साथ ना जाकर अलग से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को अपने साथ लेके गए और वो अलग से गए। यानी कि कुछ ना कुछ ऊपर के स्तर पर कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है। और जो राहुल गांधी लगातार मुखर होकर कुछ लोगों के खिलाफ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, कुछ नेताओं के खिलाफ, कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के खिलाफ। उन्होंने पीछे कहा था कि कुछ नेता हैं कांग्रेस में और काम भाजपा के लिए करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में तमाम रिपोर्टें पहुंची हुई, और वो अब ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे
कुछ खबरें देखिए अलग अलग सोर्सेज प्लांट भी करते हैं। कुछ जब बिल्कुल। ऐसे मौके आते हैं तो वो चीजें लगता है कि अंदर से किसी आदमी की जिम्मेदारी लगाई जाती है, आप इस तरह की रूमर्स उड़ाइए। अब जो हम्म। वो खबरें लिखी जा रही हैं, शायद उनमें से कोई आदमी, जो उनके लेखक हैं, वो उनमें से कोई आदमी गुजरात अधिवेशन में था ही नहीं। अब हम्म। अधिवेशन में जो चर्चा हुई है वो संगठन को मजबूत करने की है, पार्टी को मजबूत करने की है, भाजपा से 2 कदम आगे कांग्रेस कैसे चले उसके ऊपर विचार हुआ है। तो उसके बाद वो एक प्रक्रिया है, वहां के फैसले अब धीरे धीरे कैसे लागू होंगे। हरियाणा किस प्रायोरिटी में आएगा, क्या पहले नंबर की में आएगा या तीसरे नंबर की प्रायोरिटी में जाएगा, तो वो अभी हम्म। देखना होगा हमें। और यही है, मैं तो यही मानता हूं कम से कम कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया से राहुल गांधी कांग्रेस को हम्म। निकालने की भरसक कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो जो इस बार हरियाणा में एक कहावत चली हुई है विधानसभा चुनाव के बाद कि इन्होंने तो दूध के भरे भराए गिलास को लात मार दी। मतलब हम्म। आप राहुल जी इसका मतलब समझ सकते हैं कि सत्ता आपकी थाली में रखी थी और आपके अहंकार के कारण आपने उस थाली को फेंक दिया। हम्म। ये एक बाकायदा लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमाम चीजें जब राहुल गांधी तक पहुंच रही हैं, तो फिर वो कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके किसी करीबी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप सकते हैं। राहुल गांधी को पता है कि अजय माकन कैसे हारे थे हरियाणा में। राहुल हम्म। गांधी को पता है कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को हरियाणा भेजा था, जिस केटीएस तुलसी को हरियाणा भेजा था राज्यसभा के लिए, तो उनकी हम्म। बजाय किसने शाही कांड किया था राज्यसभा चुनाव में। और उस समय कैसे एक मीडिया टाइकून वो राज्यसभा पहुंचे थे जीतकर, कैसे वो हम्म। वोटें रद्द हुई थी। मतलब वो ये एक पूरा इतिहास है कि आप कम से कम उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते जो बार बार आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। अच्छा, एक ट्रेंड हमने ये भी देखा है कि अब जैसे बहुत लोग ये दलील दे रहे हैं कि भाई ज़्यादातर विधायक तो हुड्डा के साथ हैं। हुड्डा के नाम पे अगर चर्चा भी हुई कि किसको बनाया जाए तो सबने कहा जी हुड्डा को बना दीजिए। तो आपको लगता है कि क्या हाईकमान के पास उतना जज्बा है, या फिर जो हम चीज़ देखते हैं कि अब ऊपर का आदमी जब कमज़ोर पड़ता है तो फिर भले ही उसके समर्थक धीरे धीरे छिटकने लगते हैं। तो इन 37 विधायकों पर हुड्डा साहब की आज के दिन आप कितनी मजबूत पकड़ मानते हैं कि भाई इनको ऑप्शन दिया जाए कि ऑप्शन ए हुड्डा, ऑप्शन बी कोई एक्स वाई जेड है, तो आपको लगता है कि ऑप्शन बी पे जाने वाले लोग कितने हैं? देखिए लोग ऑप्शन बी में भी जाने वाले लोग हैं। एक तो ये होता है कि जब तक आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है, तो तब हम्म। तक तो आपके साथ हर कोई जुड़ के चलना पसंद करता है। फिर इसी में दूसरी चीज आती है, जब जैसे बी के हरि प्रसाद ने दिल्ली में सबसे अलग अलग पूछा, तो वहां सबने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि आप हुड्डा साहब को बना दीजिए। वहां हम्म। उन उन विधायकों में 5 विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपना ही नाम प्रपोज कर दिया कि साहब हमारे से अच्छा विपक्ष का नेता कौन, आप हमें हम्म। बनाइए, हमारे पे भरोसा हम्म। कीजिए। और उन 37 विधायकों में से करीब 7 विधायक ऐसे थे जिन्होंने हुड्डा साहब का नाम लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि जी इसको छोड़िए, किसी को बना दीजिए। मतलब और फिर ये होता है कि जब अगर कोई किसी एक नेता जिसके जिसके ऊपर पिछले मतलब आप देखिए 20 साल से हुड्डा साहब हम्म। के कंधे पे ही कांग्रेस हरियाणा में चल रही है, जी। उनके सहारे के बगैर वो नहीं बढ़ी। बहुमत हम्म। मिलता है चौधरी भजनलाल के नाम पे, मुख्यमंत्री बना हम्म। दिए जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अचानक हम्म। से जो कांग्रेसी उस समय तक चौधरी भजनलाल के साथ थे, उनके साथ जाने की बजाय वो तुरंत पाला बदल के हुड्डा साहब के पास आ गए। 9.5 साल तक उन तमाम लोगों ने सत्ता को एंजॉय किया। उसके बाद जब सत्ता से बाहर हुए तो उन्हें यही उम्मीद रही, भजनलाल जी चले हम्म। गए, तो उन्हें उम्मीद हम्म। यही रही कि फिर 2014 में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी चले गए, अब हम्म। 24 में किरण चौधरी भी चली गई। मतलब बड़े नेता कांग्रेस से जाते रहे, तो उन्हें शायद ये लगा कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है और हुड्डा की वजह से ही वो कांग्रेस में आगे बढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अगर आज कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शिकंजे से हरियाणा को बाहर निकालती है, हरियाणा में अपनी इकाई को बाहर निकालती है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 3 महीने में
वो जो लोग, वो जो विधायक आज हमें और आपको हुड्डा साहब के साथ नजर आते हैं, वो वहां के बजाय वो उस शख्स के साथ नजर आएंगे जो पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़कर चलता हुआ यहां नजर आएगा। चल अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। जब ये आरोप लगते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, और तमाम चाहे इनेलो के अभय सिंह चौटाला तो बहुत ही मुखर रहते हैं कि भाई बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, और भी बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, उनके जो ईडी के केसेस हैं उनका हवाला दिया जाता है, लेकिन हुड्डा खेमा हमने देखा कि कुमारी शैलजा को टारगेट करता है। और कई लोग अब ये बात कहने लगे हैं कि कुमारी शैलजा की जो कार्यशैली रही लोकसभा चुनाव के बाद से विधानसभा चुनाव होने तक, तो कहा कि उन्होंने बीजेपी के इशारों पर बैटिंग की और उनकी वजह से भी पार्टी का नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से जो सत्ता है वो आते आते रह गई। तो वो कुमारी शैलजा की भूमिका वो हाईलाइट करते हैं। और अब जिस तरीके से दबे जुबान बात चलती है कि कुमारी शैलजा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है जी, सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई उनके सारे काम होने चाहिए, शैलजा जी का कोई काम रुकना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें हैं क्या? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए देखिए, मैं इसको, मेरा नजरिया इसे देखने का दूसरा है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये एक सत्ता के लिए लड़ाई थी, हरियाणा की सत्ता की लड़ाई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है कि कुमारी शैलजा कद के मामले में भले ही वो मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह हैं, लेकिन पार्टी में कद के मामले में उनसे बड़ी नेता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब अपनी बेटी की शादी की तो वो सांसद थे, लेकिन कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री थी, और कुमारी शैलजा के सरकारी निवास पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेटी की बारात आई थी, और उन्हीं की चौखट से वो डोली विदा वहां से हुई थी। तो आप देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि बड़ा नेता कौन, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा। फिर बात आती है कि उन्होंने, मतलब वो टारगेट करता है उनका खेमा, वो इसलिए टारगेट करते हैं कि कुमारी शैलजा गांधी परिवार के बेहद नजदीक, सोनिया गांधी संसद में थी, हमने पीछे देखा था कुछ समय पहले जब लोकसभा में उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो वहां से जब वो एम्स के लिए निकली तो सबने देखा, हर एक टीवी चैनल पे चला कि कुमारी शैलजा ही उनके साथ गाड़ी में गई, कुमारी शैलजा उनके साथ होती थी। जब भी सोनिया गांधी कहीं भी उन्हें आना जाना होता तो आमतौर पे कुमारी शैलजा उनके बेहद नजदीक रही हैं, बेहद नजदीक आज भी हैं। और आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में भी, उसके बाद भी अलग अलग विभिन्न मौकों पर, कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कुमारी शैलजा को बड़ी तवज्जो देते हैं। पार्टी की बड़ी मीटिंगों में उन्हें अपने साथ मुख्य मंच पर बैठाते हैं, पार्टी फोरम की मीटिंगों में भी। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पूरे खेमे को यह लगता था कि हम नहीं तो कौन, और कौन वही जो हाईकमान के नजदीक। तो उनको कैसे बदनाम किया जाए, या उनको उनको कैसे हाईकमान की नजरों में जिम्मेदार ठहराया जाए, उसी की एक प्लानिंग का हिस्सा है कि आप उन्हें दोष देते रहिए, और जो ताकि आप अपने आप को बचा सके, अपनी खाल को बचा सके, अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर ना आए। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा को अपनी बहन बताते रहे हैं, अगर किसी वजह से कोई नाराजगियां हुई तो क्या एक बार भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बहन को मनाने की कोशिश की? क्या वो उनके दरवाजे तक जाने की हिम्मत जुटाई? क्या क्या उन्होंने एक बार भी कुमारी शैलजा को फोन किया और बोला कि आइए बहन जी, आपके बगैर काम नहीं चल रहा? मतलब ये जो मैं मेरा, या तो मैं या मेरा बेटा, एक बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्होंने हर बार यही बोला, मेरी सरकार आ रही है, मेरी सरकार आ रही है। तो वही चीज नेगेटिव हुई, ना कि उसमें कुमारी शैलजा को उस तरीके से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रही बात मुख्यमंत्री की, देखिए वो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो जब तक सामने वाली पार्टी में अपनी बयानबाजी से फ्रैक्शन पैदा नहीं करेंगे, जब तक वहां अंतर विरोध शुरू नहीं करेंगे, तो उन्हें राज चलाने में मजा कैसे आएगा? अगर विपक्षी पार्टी जिसके पास 37 सीट है, जिसके हरियाणा में 5 सांसद हैं, तो आप सोचिए ना कि विपक्षी पार्टी कितनी मजबूत है, विपक्ष कितना मजबूत है। इसका मतलब अगर विपक्ष संगठित होकर सरकार से हर मामले पे जवाब मांगना शुरू करेगा, तो सरकार तो हर तीसरे दिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
इसलिए शायद सत्तारूढ़ ये नहीं चाहते, सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि विपक्षी एकजुट होकर एक मंच पे आके सरकार से सवाल जवाब करें। चलिए ठीक है लाठा साहब, आपने समय दिया और चर्चा में आप जुड़े। बाकी देखेंगे कि राहुल गांधी जिस मुहिम में लगे हुए हैं वो कब पूरा होती है और हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कब बनेगा, किस दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी। आपने टाइम दिया, आपका धन्यवाद। तो अजयदीप लाठर हमारे साथ जुड़े थे और उनसे हमने चर्चा की, समझा कि कांग्रेस पार्टी में अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह की चर्चा है और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो हरियाणा में कब लागू होगी। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दबदबा है क्या वो कम होगा या फिर एक बार फिर एलओपी की जो कुर्सी है वो उनके हाथ लगेगी, उनके किसी करीबी के हाथ लगेगी। तो ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचना है, क्या समझना है, कांग्रेस की दशा और दिशा पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। और सियासी दंगल के अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे प्रदेश के किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे पर। और इस शो में आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।